Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 9 of class 12th, that is strategies for the enhancement in food production. So without wasting any time, let's proceed with today's session. Before we start, let us first revise what we have studied in the previous session. तो पिछले सेशन के अंदर हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे कैसे कैसे जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज़ हुआ था उसके बारे में पढ़ा था. हमने सबसे पहले बात करी थी वीट और राइस के बारे में. तो जो टाइम ड्यूरेशन था 1960 से लेके 2000 तक के आसपास, उस टाइम पे जो वीट का प्रोडक्शन था हमारे इंडिया के अंदर वो ट्रमेंडस अमाउंट के अंदर इंक्रीज़ हुआ. नॉर्मली पहले कितना प्रोडक्शन था 11 मिलियन टन्स, पर वो 2000 तक आते आते 75 मिलियन टन्स तक पहुंच गया. और अगर वहीं हम राइस के प्रोडक्शन की बात करें तो वो 35 मिलियन टन से लेके आते आते 89.5 मिलियन टन्स तक वो पहुंच गया. और ये जो इतने अमाउंट का हमने ग्रोथ देखने को मिला वो किसकी वजह से हुआ था कि जो वीट है और जो राइस है उसके अंदर हमने जो प्लांट ब्रीडिंग वाली जो टेक्निक है उसको यूज़ करके इनकी सेमी ड्वार्फ वैरायटीज़ को हमने डेवलप करवा लिया था. जो वीट की जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी थी वो किसने डेवलप करवाई थी? साइंटिस्ट का नाम था नॉर्मन ई बॉर्लिंग ने. कौन सी जगह पे करवाई थी? इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज मैक्सिको के अंदर. और यहाँ पे उसने सेमी ड्वार्फ वैरायटीज़ बनाई थी वीट की. उसके बाद 1963 के आसपास ऐसी ही बहुत सारी वैरायटीज़ बनाई गई थी वीट की. एग्जाम्पल था सोनालिका और कल्याण सोना. ये जो दोनों वैरायटीज़ आई हैं बाद में, ये बहुत ज़्यादा यील्ड वाली हैं और इनकी जो डिज़ीज़ रेजिस्टेंस वाली क्वालिटी भी इनके पास प्रेजेंट है. तो 1963 में ये जो दोनों वैरायटीज़ हैं इनको हमारे देश ने उगाना शुरू किया, मेनली उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वीट का प्रोडक्शन होता है. बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी बेटर वेराइटीज़ ऑफ वीट. तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे और उनमें से कोई ना कोई इन दोनों में से एक ज़रूर मिलेगा. द सेमी ड्वार्फ राइस वेराइटीज़ वर डेवलप्ड फ्रॉम IR8 डेवलप्ड एट द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI फिलीपींस एंड द ताइचुंग नेटिव वन फ्रॉम द ताइवान. तो ऊपर तो हमने बात करी थी अभी तक वीट के बारे में. अब हम बात कर रहे हैं राइस के बारे में कि जो राइस की हमने सेमी ड्वार्फ वैरायटी बनाई थी वो किन दोनों प्लांट्स के क्रॉसिंग से बनाई थी. जो सबसे पहला था वो था IR8. IR8 नॉर्मली बना कहाँ था? ये बना था इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में. और जो दूसरी वैरायटी थी दैट वाज ताइचुंग नेटिव वन. ये ताइवान की एक वैरायटी है. इन दोनों वैरायटीज़ का क्रॉस करवा के जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी थी राइस की वो रेडी की गई थी. द डेरिवेटिव्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द 1966 और इसके और सारे डेरिवेटिव्स को 1966 के आसपास इंट्रोड्यूस करवाया गया. Later, better yielding semi-dwarf varieties Jaya and Ratna were developed in India. और इनके बाद में जो और अच्छी क्वालिटी की जो बेटर यील्डिंग वाली जो वैरायटीज़ थी जैसे कि जया और रत्ना, इनको भी इंडिया के अंदर ही डेवलप करवाया गया. तो यानी कि सोनालिका और कल्याण सोना वीट की वैरायटीज़ थी, वहीं जया और रत्ना राइस की वैरायटीज़ हैं. अब हम पढ़ेंगे शुगर केन के बारे में. द सचोराम बारबेरी
was originally grown in North India but has the poor sugar content and yield. तो ये जो सचराम बारबरी है, ये शुगर केन का ही बेसिकली साइंटिफिक नाम है, और इसका बारबरी जो पीछे लगाया हुआ है यानी कि एक पर्टिकुलर वैरायटी है ये शुगर केन की। ये नॉर्मली कहाँ उगाया जाता है ये वाला शुगर केन? हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर। पर इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि इसके अंदर जो शुगर कंटेंट था वो भी कम था और जो इसकी यील्ड है वो भी बहुत ही कम थी। द ट्रॉपिकल शुगर ग्रोन इन द साउथ इंडिया सचराम ऑफिसम had the thicker stem and the higher sugar content but did not grow well in North India. वहीं एक दूसरी और वैरायटी थी शुगर केन की, दैट वाज सचराम ऑफिसिकम। ये क्या थी, इसके पास कौन सी क्वालिटीज़ थी कि इसकी जो स्टेम थी वो भी काफ़ी थिक थी, इसका शुगर कंटेंट भी ज़्यादा था, पर इसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये नॉर्थ इंडिया के अंदर नहीं उग पाता था। यानी दो अलग अलग वैरायटीज़ हैं। एक ऐसी वैरायटी है जो कि नॉर्थ इंडिया में उगती है पर ना तो उसका कंटेंट अच्छा है ना ही उसकी यील्ड अच्छी है, तो मतलब ना क्वांटिटी और ना क्वालिटी, दोनों ही इतनी कुछ खास नहीं है। वहीं एक और दूसरी वैरायटी है जो कि साउथ इंडिया में उगती है, उसकी स्टेम भी थिक है, उसका शुगर कंटेंट भी ज़्यादा है और इसके साथ साथ उसकी जो यील्ड है वो भी ज़्यादा है, पर उसके पास प्रॉब्लम क्या है कि वो नॉर्थ इंडिया में नहीं उग सकती है। These two species were successfully crossed to get the sugarcane varieties combining the desirable qualities of the high yield, thick stem, high sugar, and the ability to grow in the sugarcane areas of the North India. तो हमारे फिर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, ये जो दोनों वैरायटीज़ हैं, दैट वाज सचराम बारबरी और सचराम ऑफिसिकम, इन दोनों वैरायटीज़ को उन्हें क्रॉस करवा दिया प्लांट ब्रीडिंग वाली टेक्निक से, और इन दोनों का क्रॉस भी सक्सेसफुल हो गया और इनसे जो डिज़ायर्ड हमारी प्रोजेनी आई उसके पास हमारी जितनी भी जो डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ हमको चाहिए थी हमें वो सारी मिल गई। डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ हमको कौन कौन सी चाहिए थी कि इस टाइप के शुगर केन की यील्ड ज़्यादा हो, पैदावार ज़्यादा हो, उसकी स्टेम भी थिक हो, शुगर कंटेंट भी ज़्यादा हो उसमें, और इसके अलावा वो नॉर्थ इंडिया में भी उग सके। और ये सारी की सारी क्वालिटीज़ जो उनकी जो प्रोजेनी आई इन दोनों को क्रॉस करवा के उसके अंदर अवेलेबल थी। नेक्स्ट इज मिलेट्स। द हाइब्रिड मेज, जवार एंड बाजरा हैज़ बिन सक्सेसफुली डेवलप्ड इन इंडिया। तो इसी टाइप की जो हाइब्रिडाइजेशन वाली टेक्निक है इसको यूज़ करके हमने हाइब्रिड मेज़, जवार और बाजरा की भी अलग अलग जो वैरायटीज़ हैं उनको हमने बना लिया है। द हाइब्रिड ब्रीडिंग हैज़ बीन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्डिंग वैरायटीज़ रेजिस्टेंट टू द वाटर स्ट्रेस। और ये जो हाइब्रिड वाली जो ब्रीडिंग हमने करवाई है इसी की मदद से हमने और भी बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ जो कि जिनकी यील्ड भी ज़्यादा है और इसके अलावा वो वाटर स्ट्रेस के अंदर भी रेजिस्टेंट हैं, यानी कि जिन एरियाज़ के अंदर पानी कम है ये वहाँ पे भी सरवाइव कर लें, इस टाइप की और भी हमने बहुत सारी वैरायटीज़ को डेवलप करवा लिया है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लांट ब्रीडिंग फॉर द डिज़ीज़ रेजिस्टेंस, कि कैसे हम प्लांट ब्रीडिंग वाली जो टेक्निक है उसको यूज़ करके हमारी जो अलग अलग क्रॉप हैं उनको हम डिज़ीज़ रेजिस्टेंस बना सकें। अ वाइड रेंज ऑफ द फंगल, बैक्टीरियल एंड द वायरल पैथोजेंस अफेक्ट द यील्ड ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप स्पीशीज़ स्पेशली इन द ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो एक बहुत बड़ी अमाउंट है फंगल की, बैक्टीरियल की और वायरल पैथोजेंस की।
पैथोजन कौन होते हैं? डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो कि हमारी क्रॉप्स की बहुत सारी स्पीशीज़ को अफेक्ट करवाती हैं, या फिर उनके अंदर इनसे रिलेटेड कोई बीमारी लग जाती है और जो हमारी क्रॉप है उसके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. द क्रॉप लूजेस कैन ऑफन बी सिग्निफिकेंट up to the 20 to 30% और समटाइम्स इवन टोटल. और इनसे ये जो बीमारियां लगती हैं उनसे जो होने वाला नुकसान है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है. नॉर्मली 20 से 30% तक भी हो सकता है, बट अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये बीमारी फैल गई हो तो वहाँ पे जो पूरी की पूरी फसल है वो भी ख़राब हो सकती है. In this situation, the breeding and development of cultivars resistant to disease enhance food production. तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या किया जा सकता है अपनी फसल को बचाने के लिए? जो अलग अलग कल्टीवार्स हमने बनाए हैं स्पेसिफिकली ऐसे जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंस हैं, यानी कि जो बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है उसको इंक्रीज़ करवाते हैं जिससे हमारा क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ सके. तो अगर ऐसे टाइम पे अगर हम इस टाइप की जो हमारी नई नई वैरायटीज़ हैं अगर उनको अपने क्रॉप के फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएं तो हमारी जो फसल है वो ख़राब होने से भी बच सकती है और अल्टीमेटली जो फूड प्रोडक्शन है वो भी इन्हांस होगा. दिस ऑल्सो हेल्प रिड्यूस the dependence on the fungicides and the bactericides. और अगर ऑलरेडी हमारी वो जो क्रॉप वैरायटी है वो डिज़ीज़ रेजिस्टेंस होगी तो हमारी जो डिपेंडेंसी है फंगिसाइड्स की के ऊपर और बैक्टीरियोसाइड्स के ऊपर हमारी फसल को बचाने के लिए वो भी कम हो जाएगी. फंगिसाइड्स क्या होते हैं? इस टाइप के केमिकल्स जो कि फंजाई को किल करते हों उनको हम फंगिसाइड्स बोलते हैं. और बैक्टीरियोसाइड्स इस टाइप के केमिकल होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करते हों. तो हमें इनको यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हमारी जो क्रॉप है वो पहले से ही डिजीज़ रेजिस्टेंस अगर हुई तो. द रेजिस्टेंस ऑफ द होस्ट प्लांट इज़ द एबिलिटी टू प्रिवेंट द पैथोजन फ्रॉम कॉजिंग डिजीज़ and is determined by the genetic constitution of the host plant. तो किसी भी होस्ट प्लांट की जो रेजिस्टेंस है वो उस प्लांट की वो एबिलिटी है जिसके थ्रू वो पैथोजन से खुद को बचा सकता है और उससे होने वाली बीमारियों से भी बचा सकता है. और ये जो रेजिस्टेंस है ये उस होस्ट प्लांट के जेनेटिक मेकअप के अंदर ही प्रेजेंट होगी, क्योंकि जब हम प्लांट ब्रीडिंग करवा रहे हैं तो उनके जीन लेवल के ऊपर ही हम उसके अंदर मैनिपुलेशन करवा रहे हैं. बिफोर ब्रीडिंग इज़ अंडरटेकन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन. तो जब भी अगर हम कभी कोई ब्रीडिंग वाली टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो जो बीमारियां हैं अलग अलग उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, यानी वो किन की वजह से वो बीमारियां हो रही हैं और उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है, यानी कि वो कैसे एक जगह से दूसरे के अंदर ट्रांसमिट हो रही हैं. सम ऑफ द डिजीज़ेस कॉज्ड बाय फंगी आर रस्ट, एग्जाम्पल brown rust of wheat, red rot of the sugarcane, and the late blight of potato. By bacteria, black rust of crucifer, and by virus, tobacco mosaic, tunip mosaic, etc. तब कुछ बीमारियों के एग्जाम्पल बताए हुए हैं जो कि अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल है फंजाई का. तो फंजाई से कौन कौन से बीमारियां होती हैं? जो रस्ट वाले बीमारियां हैं वो लगती हैं. एग्जाम्पल ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन
एंड द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। वहीं अगर हम बैक्टीरियल डिजीज़ेस की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर। वायरस से कौन सी होती हैं, टोबैको मोज़ाइक होती है, ट्यूनिप मोज़ाइक वायरस होती हैं। तो ये कुछ अलग अलग डिजीज़ेस के एग्जाम्पल हैं और उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी हमने यहाँ पढ़ा है। मैथड्स फॉर द ब्रीडिंग ऑफ डिजीज़ रेजिस्टेंस, कि अब हम कौन कौन सा मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं इस टाइप की ब्रीड वगैरह को बनाने के लिए जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंस हो। ब्रीडिंग इज़ कैरिड आउट by the conventional breeding technique described earlier और by the mutation breeding। तो ये जो ब्रीडिंग वाली जो टेक्निक है ये दो तरीक़ों से हो सकती है। या तो ये जो नॉर्मल कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक है, यानी जो हमने ऊपर बात करी थी जिसके बारे में, कि जहाँ पे हमने पहले स्टेप के अंदर क्या किया था, जर्म प्लाज्म को कलेक्ट किया था। सेकेंड स्टेप के अंदर हमने पेरेंट्स को सिलेक्ट किया था, जो सुपीरियर मेल और फीमेल का सिलेक्शन था वो किया था। थर्ड स्टेप के अंदर हमने क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाई थी। चौथे स्टेप के अंदर हमने उनकी जो प्रोजेनीज आई थी उनको हमने कलेक्ट किया था और फिर फर्दर उनको भी टेस्ट किया था, डेटा को इवेलुएट किया था और उनके अंदर भी जो सुपीरियर रिकम्बिनेंट थे उनको सेलेक्ट किया था। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया था कि जो टेस्टिंग थी, यानी कि जो रिसर्च फील्ड के अंदर जो टेस्ट होते हैं वो किए थे और फिर 3 सीजन्स के लिए हमने उनको फार्मर्स फील्ड के अंदर भी कल्टीवेट करवा के देखा था और फिर उस डेटा को हमने इवेलुएट किया था जो हमारे जो प्रीवियस जो वैरायटीज़ अवेलेबल थी उनके साथ में। तो ये तो थी हमारी कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक। जो दूसरा तरीका है वो है म्यूटेशन ब्रीडिंग, यानी कि हम म्यूटेशन का जो यूज़ है उसको भी करवा के ब्रीडिंग से जो डिज़ीज़ रेजिस्टेंस वाली जो वैरायटीज़ हैं उनको बना सकते हैं। द कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिज़ीज़ रेजिस्टेंस इज़ दैट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन। तो जब भी हम कभी कन्वेंशनल मेथड की बात करते हैं ब्रीडिंग की डिज़ीज़ रेजिस्टेंस बनाने के लिए, तो हम किस चीज़ की बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं और सिलेक्शन की बात करते हैं। यानी कि पहले तो हम हाइब्रिड बना रहे हैं, जब हमने हाइब्रिड बना लिए तो हम उनके बीच में सिलेक्शन करते हैं कि कौन सी जो प्रोजेनी है वो सुपीरियर आई है या फिर कौन सी ऐसी प्रोजेनी है जिसके अंदर हमारे जो डिज़ायरेबल प्रोडक्ट हैं हमें वो मिले हैं। इट्स स्टेप आर एसेंशियली आइडेंटिकल टू दोज फॉर द ब्रीडिंग फॉर एनी अदर एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स सच एज हाई यील्ड। और ये जो स्टेप वगैरह हैं, यानी कि जो हाइब्रिडाइजेशन है और जो सिलेक्शन है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमने ब्रीडिंग बनाई है उनके अंदर, कि वो उसके अंदर जो जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए थे, जैसे कि ज़्यादा यील्ड हमें चाहिए थी या और जो वैरायटीज़ हमको चाहिए थी, कि वो हमको मिली हैं कि नहीं मिली हैं। द वेरियस सीक्वेंशियल स्टेप्स आर, तो जो सीक्वेंस के अंदर जो हमने स्टेप्स पढ़े थे, जो हमारी नॉर्मल ब्रीडिंग वाली टेक्निक थी, उसके लिए क्या क्या थे। जो सबसे पहला था वो था स्क्रीनिंग जर्म प्लाज्म, कि जो जर्म प्लाज्म है उसको हम स्क्रीन करें, जिसको भी हमने कलेक्ट किया है। फॉर रेजिस्टेंट सोर्सेस, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट्स, सिलेक्शन एंड द इवैल्यूएशन of the hybrids and testing and the release of new varieties। तो सबसे पहले तो हम जो हमारा जर्म प्लाज्म हमने कलेक्ट किया है उसको हम स्क्रीन करेंगे। उसके बाद पेरेंट्स जो हैं, सिलेक्टेड पेरेंट हैं, उनको हम हाइब्रिड करवाएंगे। फिर सिलेक्शन वाला प्रोसीजर होगा रिकम्बिनेंट का, और जो हाइब्रिड आए हैं उनको भी हम इवैल्यूएट करेंगे। और एट लास्ट
जो हमारी नई वैरायटी बनी है उसको हम टेस्ट वगैरह करके उसको मार्केट के अंदर रिलीज़ करेंगे। तो ये सारे कुछ जो बेसिक स्टेप हैं वो कन्वेंशनल मेथड के अंदर यूज़ किए जाते हैं।